जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जेएनएस पे। दोस्तों, आज का विषय है बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी और इसी में हम देखेंगे प्लासी का युद्ध। दोस्तों, बंगाल वो राज्य था जिसको आधार बनाकर अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। बंगाल से ही लूटे गए धन को आधार बनाया उन्होंने और भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो आइए दोस्तों देखते हैं बंगाल के नवाबों को और उसके बाद प्लासी का युद्ध। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां 1717 में बंगाल के सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं मुगल बादशाह द्वारा। 1717 में बंगाल के सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं मुगल बादशाह द्वारा और ये मुगल बादशाह से यानी मुगलिया सल्तनत से स्वतंत्र तो नहीं थे, लेकिन इनका व्यवहार एकदम स्वतंत्र शासक की तरह ही था। इन्होंने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, किस बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट, इनके समय में 3 विद्रोह होते हैं। पहला विद्रोह होता है सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम अहमद का। दूसरा विद्रोह होता है सुजात खां का और तीसरा विद्रोह होता है नजात खां का। और इन तीनों ही विद्रोहों को मुर्शिद कुली खां दबा देते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन विद्रोह के बारे में। ये विद्रोह किसके समय हुआ था, यानी नजात खां, सुजात खां या सीताराम राय का विद्रोह किसके समय हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। इजारेदारी क्या होता है? ठेके पर भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था। ठीक, यानी कि अब सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर भू राजस्व नहीं वसूलेंगे। सरकार किसी व्यक्ति को उस क्षेत्र का ठेका देगी भू राजस्व वसूलने के लिए। और आगे चल के देखोगे, इसी व्यवस्था से जमींदार उत्पन्न होते हैं और कॉर्नवालिस भारत में जमींदारी व्यवस्था आसानी से लागू कर पाते हैं, खासकर बंगाल में। मुर्शिद कुली खां के मृत्यु के बाद चूंकि इनका कोई पुत्र नहीं होता है, तो इनका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल के नवाब बनते हैं और सुजाउद्दीन अलवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त करते हैं। सुजाउद्दीन अलवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त करते हैं। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां बनते हैं बंगाल के नवाब, सरफराज खां। और इन्हीं के समय अलीवर्दी खां विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह का कारण ये था कि सरफराज खां विलासी थे और अलीवर्दी खां महत्वाकांक्षी। 1740 में 1740 में गिरिया का युद्ध होता है। गिरिया का युद्ध सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच, जिसमें सरफराज खां मारे जाते हैं और अलवर्दी खां विजयी होते हैं और बंगाल के नवाब बनते हैं। अब अलवर्दी खां का तो अधिकार जो गद्दी पे था वो नैतिक नहीं था, इसलिए वो मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए घूस देते हैं और अपने पद को स्थायी बना लेते हैं। और इन्होंने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खी से की है। ध्यान रखिएगा, इस कोटेशन को एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है और कहा, यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है, तो अलीवर्दी खां। आप ध्यान रखिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि सरफराज खां तो ज्यादा लंबे समय तक नवाब नहीं रहते हैं, लेकिन मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां, ये तीनों ही नवाब बंगाल के विकास में अच्छा योगदान देते हैं। यानी इनका विश्वास था कि व्यापार बंगाल की जनता और व्यापारियों के लिए बड़ी अच्छी चीज है, बंगाल के विकास के लिए उपयोगी है।
इसलिए इन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, न केवल भारतीय व्यापारियों को, विदेशी व्यापारियों को भी व्यापार में बढ़ावा दिया। इसके लिए उन्होंने सड़कों और जल मार्ग, स्थल मार्ग दोनों को ही सुरक्षित बनाया। पहला काम इनका बड़ा काम था कि इन्होंने व्यापार में अच्छे प्रयास किए। दूसरी बात जो इन्होंने की, इन्होंने यूरोपीय कंपनी, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने विशेषाधिकार जो मुगल बादशाह से मिले थे उसका दुरुपयोग करने से रोका। बहुत बड़ी बात थी, देखिएगा इसी के दुरुपयोग को लेकर मुगल बादशाह से जो इनको जो अधिकार मिला है ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसी का दुरुपयोग को लेकर आगे चलकर प्लासी का युद्ध होता है, तो इन्होंने रोक दिया। तीसरी बड़ी बात इन्होंने क्या की कि कलकत्ता या जो भी विदेशियों के बंगाल में बस्ती थी उनकी किलेबंदी करने नहीं दी, न फ्रांसीसियों को न ही अंग्रेजों को। ठीक, अब इसके बाद अलीवर्दी खां के बाद उनकी पुत्री के पुत्र, अलवर्दी खां के बाद उनकी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं। सिराजुद्दौला जो कि अलवर्दी खां के पुत्री के पुत्र थे, ये नवाब बनते हैं। अब ये गद्दी पर बैठते तो हैं, लेकिन इनके लिए ये खुशी की चीज नहीं रह जाती, ये कांटों का ताज बनता है। और शुरू से ही इनके शत्रु रहते हैं। इनके शत्रु के नाम देखिए, पहला पूर्णिया के नवाब जो थे शौकत जंग, उनकी मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेज, तीन इनके शुरू से ही शत्रु मिल जाते हैं इनको। अब शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच, शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच 1756 में मनिहारी का युद्ध होता है, जिसमें शौकत जंग मारे जाते हैं। ये सिराजुद्दौला की एक अच्छी उपलब्धि थी कि अपने बंगाल को मजबूत बनाने का प्रयास किया। अब नवाब का अंग्रेजों से विरोध क्यों था, यानी सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से विरोध क्यों था? तो पहला विरोध यही था कि नवाब ये चाहता था कि अंग्रेज व्यापारी उन्हीं शर्तों पर व्यापार करें जिन शर्तों पर मुंशी कुली खां के जमाने में व्यापार करते थे। लेकिन अंग्रेज इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और इनकार ही नहीं किया, उन्होंने भारतीय सामानों पर भारी कर लगा दिए जो कलकत्ता में आते थे। आप जानते हो कलकत्ता में अंग्रेजों की बस्ती थी, तो जो भारतीय सामान कलकत्ता में जाता था उस पर अंग्रेजों ने भारी कर लगा दिया। और नवाब क्या कह रहा कि जिस शर्त पर मुंशी कुली खां के जमाने में आपको व्यापार करने की छूट थी उसी शर्त पर मेरे समय में व्यापार कीजिए, लेकिन अंग्रेज तैयार नहीं थे। दूसरा कारण अंग्रेजों से विरोध का था कि जब नवाब का राज्यारोहण हुआ, यानी उनको सत्ता मिली, गद्दी पर बैठे, तो अंग्रेजों ने उनके प्रति न उचित सम्मान प्रदर्शित किया न ही उपहार दिया। तीसरी बड़ी बात क्या हो गई कि नवाब ने कासिम बाजार की फैक्ट्री को देखने की इच्छा जाहिर की। ठीक, ये अंग्रेजों की फैक्ट्री है कासिम बाजार की फैक्ट्री, इसको देखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी अनुमति नहीं दी। चौथी बात कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जब युद्ध की शुरुआत हुई तो नवाब ने अंग्रेजों को कलकत्ते की जो किलेबंदी थी, जो अंग्रेजों ने शुरू कर दी थी, उसको मना किया कि भाई आप कलकत्ते की किलेबंदी ना करो, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अब स्वाभाविक सी बात है कि अब नवाब नाराज होगा, उसी के क्षेत्र में आप किलेबंदी कर रहे हो और नवाब मना कर रहा है और आप उसकी बात नहीं मान रहे हो, ये बड़ी बात थी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, फर्रुखसियर के जमाने, जो भी मैं पीछे डिस्कस किया हूँ थोड़ा सा, फर्रुखसियर के जमाने में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1707 में अंग्रेजों को विशेषाधिकार दिया था। आपको पीछे वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो विशेषाधिकार दिया था, और इस विशेषाधिकार का प्रयोग अंग्रेज अपने निजी व्यापार में ही नहीं बल्कि भारतीयों को भी व्यापार कराते थे। अब थोड़ा डिटेल में इसको समझिए। बेसिकली फर्रुखसियर ने क्या किया, एक अधिकार दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकती है। ठीक, और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पास यानी परमिट इशू करेगी। क्लियर बात? अब देखिए, ये अधिकार किसको मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये काम करती ही थी,
ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपने निजी व्यापार में भी इस दस्तक का प्रयोग करते थे, इस परमिट का या पास का प्रयोग करते थे। तो इन निजी व्यापारियों को भी व्यापार में छूट मिल जाती थी, कर से छूट मिल जाती थी। मिला छूट किसको था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन यहाँ कौन छूट पा रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ उसके निजी व्यापारी भी। इतना ही होता तो बात चल जाती। ये अधिकारी क्या करते थे? अपने भारतीय मित्रों को भी दस्तक जारी कर देते थे, यानी परमिट जारी कर देते थे, और भारतीय व्यापारी भी टैक्स में छूट पा जाते थे, कर में छूट पा जाते थे। इससे बंगाल को बड़ा नुकसान होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा फायदा। क्यों? क्योंकि जब भारतीय व्यापारी परमिट प्राप्त करता था तो उसके एवज में कुछ पैसे अधिकारियों को देता था। तो कंपनी तो फायदे में जा रही है, अंग्रेज तो फायदे में जा रहे हैं, लेकिन बंगाल का नुकसान हो रहा है। अब इस बात को लेकर नवाब नाराज हुआ। नवाब की बार बार कहने पर जब कंपनी नहीं मानी तो नवाब ने 1756 में कासिम बाजार और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कासिम बाजार और कलकत्ता पर 1756 में अधिकार कर लिया और कलकत्ता के गवर्नर ड्रिक और अन्य अंग्रेज को भगा दिया और वो लोग जाके फुल्टा द्वीप में शरण लिए। ये बड़ी बात थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना आती है, ब्लैक होल की घटना। ये घटना घटी थी 20 जून 1756 में। ध्यान रखिएगा, 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना। ये घटना, इस घटना का उल्लेख किया है एक अंग्रेज व्यक्ति जे.जेड हॉलवेल ने इस घटना का उल्लेख किया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लैक होल घटना का उल्लेख किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा जे.जेड हॉलवेल ने। और उसी समय के एक इतिहासकार थे गुलाम हुसैन। इसी समय के एक इतिहासकार थे गुलाम हुसैन। और गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुत्खरैन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, ब्लैक होल घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा कि जे.जेड हॉलवेल ब्लैक होल घटना के उल्लेख करने वाले थे। घटना क्या थी? तो ध्यान रखिएगा 20 जून 1756 की रात को 446 अंग्रेज कैदियों को 14 गुणे 18 फुट के कमरे में बंद कर दिया जाता है। 446 अंग्रेज कैदियों को 14 गुणे 18 फुट के कमरे में बंद किया जाता है। एक कमरे में बंद किया जाता है। अब यहाँ पे ये कैदी, छोटा सा कमरा था, 146 लोग बंद किए गए थे। सफोकेशन के कारण सभी लोग मर जाते हैं, केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं। यानी 146 में केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं। और इसी घटना को कहा जाता है ब्लैक होल की घटना। ठीक, तो ये हॉलवेल का कपोल कल्पना माना जाता है आज के डेट में। फिर भी एग्जाम के लिए तो पूछा जाए तो कौन घटना का उल्लेख किया, तो आप ध्यान रखिएगा हॉलवेल ने किया है। लेकिन आज के डेट में इतिहासकार इसे सही नहीं मानते। ये मानते हैं कि कपोल कल्पित घटना थी और सिराजुद्दौला के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करना था इनको, इसीलिए इस घटना का उल्लेख किया। आगे देखते हैं। अब जब इतनी घटना हो गई तो मद्रास से क्लाइव को भेजा जाता है बंगाल यानी कलकत्ता। तो क्लाइव और वॉटसन आते हैं और उन्होंने बंगाल को मनिक चंद नामक एक व्यापारी को घूस देकर कलकत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब नवाब कासिम बाजार और कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है तो मनिक चंद की देख रेख में कलकत्ता छोड़ आता है कि मनिक चंद उसकी देख रेख करेंगे। लेकिन जब वाटसन और क्लाइव आते हैं तो वो मनिक चंद को घूस देते हैं और कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। अब नवाब सिराजुद्दौला देखते कि इसकी स्थिति कमजोर पड़ रही है तो वो अली नगर की संधि कर लेते हैं अंग्रेजों से। अली नगर की संधि करते हैं अंग्रेजों से 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि होती है। अब देखिए अली नगर क्या है, कलकत्ता का ही सिराजुद्दौला द्वारा दिया गया नया नाम था अली नगर। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि नवाब सिराजुद्दौला कलकत्ता को नया नाम क्या दिए थे, तो अली नगर दिए थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
अब अलीनगर की संधि हो तो जाती है, लेकिन अंग्रेज इतने से ही संतोष नहीं होता अंग्रेजों को, और वो सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगते हैं। और अपनी ओर वो किनको किनको करते हैं, किनके साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हैं। तो सबसे पहले षड्यंत्रकारी जो थे वो थे क्लाइव। मेन षड्यंत्रकारी कौन थे? क्लाइव। इन्होंने किसको किसको अपने साथ मिलाया? तो सिराजुद्दौला के मीर बख्शी यानी बंगाल के मीर बख्शी मीर जाफर को, उसके बाद मनिक चंद को जो कि कलकत्ता का एक अधिकारी था, उसके बाद अमी चंद को जो एक धनी व्यापारी था, उसके बाद जगत सेठ को जो कि बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, पूरी बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, और अगले खादिम खां को। इन सबको क्लाइव एक साथ लाते हैं, मिलाते हैं, और सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचता है क्लाइव। और इस षड्यंत्र में ये डिसाइड किया जाता है कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा। सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। अब ये बात हो जाती है, तो अब तो इसका एक ही इलाज है, अब युद्ध किया जाए सीधे सीधे, तो सिराजुद्दौला अपनी गद्दी छोड़ने से रहे। तो एक युद्ध होता है जिसका नाम है प्लासी का युद्ध, और ये युद्ध होता है 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी जो है नदिया जिले में गंगा नदी के तट पर है, नदिया जिले में गंगा नदी के तट पर है। और प्लासी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पलास के पौधे, पलास एक पौधा होता है, बहुत बड़ी मात्रा में पलास का पौधा होता है, उसी पौधे के पेड़ के नाम पर इस जगह का नाम प्लासी पड़ गया था। अब क्वेश्चन ये है, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच होता है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच होता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं कर्नल क्लाइव, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं क्लाइव, और सिराजुद्दौला की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ। और ये तीनों ही राजद्रोही थे, तीनों ही षड्यंत्रकारी थे, और तीनों ने ही अपनी सेना को युद्ध में उतारा ही नहीं। अब बताइए, जब सेना के नायक अपनी सेना को युद्ध में नहीं उतार रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात थी सिराजुद्दौला हारेंगे। यानी ये सिराजुद्दौला की हार केवल षड्यंत्र की वजह से हुई थी। अगर ये साथ देते तो शायद सिराजुद्दौला जीत जाते, लेकिन उल्टा हुआ, साथ नहीं मिला और क्लाइव विजयी रहता है। लेकिन दो व्यक्ति, मीर मदान राजभक्ति प्रदर्शित करते हैं, मोहनलाल राजभक्ति प्रदर्शित करते हैं, और युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। जब हार नजदीक दिखती है तो युद्ध से सिराजुद्दौला भाग निकलते हैं और मुर्शिदाबाद पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उनकी हत्या मीर जाफर के लड़के मीरन ने करवा दी। ठीक, तो मीर जाफर के लड़के मीरन ने मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी थी। अब जब सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है तो षड्यंत्र के हिसाब से जो निर्णय हुआ था षड्यंत्र में कि मीर जाफर बंगाल का नवाब बनेगा, तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, जब मीर जाफर बंगाल के नवाब बन जाते हैं तो सिंपल सी बात है, कंपनी को कुछ ना कुछ तो देंगे। तो कंपनी को वो 24 परगने की जागीर प्रदान कर देते हैं, 24 परगने की जागीरदारी प्रदान कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर जाफर। अब बात ये आती है कि प्लासी के युद्ध का महत्व क्या है। तो ध्यान रखिएगा, प्लासी के युद्ध का सामरिक महत्व तो नहीं है, क्योंकि ये युद्ध था ही नहीं, ये तो एक झड़प थी, और इस झड़प में भी षड्यंत्र था। सिराजुद्दौला की सेना लड़ी ही नहीं, इनके जो सेना के नेता थे तीनों ही ने अपने सैनिकों को युद्ध में उतारा ही नहीं। तो सामरिक रूप से तो इस युद्ध का कोई महत्व नहीं, लेकिन इस युद्ध का दूरगामी महत्व पड़ता है। कैसे? इस युद्ध के द्वारा ही बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्णतः प्रभाव बढ़ जाता है, पूर्णतः प्रभाव युग है स्थापित हो जाता है। दूसरी बात, बंगाल का नवाब मीर जाफर अपनी पद के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर आश्रित हो जाता है। और आश्रित ही नहीं, अगर नवाब ये चाहता कि वो किसी को पदोन्नति दे दे
या किसी को दंड दे दे, इसके लिए भी उसे अंग्रेजों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ठीक, अब समस्या हो जाती है कि नवाब ऐसा क्यों कर पाया। आगे हम देखेंगे नवाब इतनी बड़ी गलती की सजा क्या भुगतते हैं, लेकिन ये बड़ा परिणाम निकला। और एक बहुत बड़ा परिणाम क्या था कि बंगाल की लूट से, लूट का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजों का जब बंगाल में प्रभाव बढ़ गया, नवाब पे उसका प्रभाव बढ़ गया, तब नवाब से अनाप शनाप पैसे मांगने शुरू किए। एक बात तो ये कही जाती है कि अंग्रेजों को सोने की थैली मिल गई थी, बोरी मिल गई थी, अंग्रेज जब चाहते थे उस बोरी में हाथ डाल देते थे पैसे निकालने के लिए। और यही वो पैसा था जिसके बल पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को परास्त किया। तो ध्यान रखिएगा, भारत की चाबी अंग्रेजों को बंगाल में मिली थी और क्लाइव मद्रास में ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारत की चाबी कर्नल क्लाइव को बंगाल मिली। और सॉरी, मैं क्लाइव बोल दिया, डुप्ले बंगाल में मद्रास में ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ठीक, और ये चाबी क्लाइव को कहाँ मिल गई, बंगाल में। तो बंगाल का एक समृद्ध इलाका अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। और आगे आप देखोगे इसी को आधार बनाकर अंग्रेजों ने भारत पर अपना प्रभुत्व जमाया। ठीक, तो एक व्यापारी कंपनी भारत में आकर अपना प्रभुत्व जमा लेती है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, किस नदी के किनारे हुआ, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। ये सब बातों को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और एक बार इसमें आने वाले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, मुर्शिद कुली खां के बारे में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किसने स्थापित की, तो मुर्शिद कुली खां ने स्थापित की। बंगाल में इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की, मुर्शिद कुली खां ने शुरू की। और इजारेदारी प्रथा क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। सिराजुद्दौला के बारे में क्वेश्चन, मनिहारी युद्ध। ठीक, दस्तक क्या होता है मैं आपको बता दिया हूँ, एक परमिट एक पास होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को फायदा हो सके। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित होंगे जिसमें बक्सर का युद्ध बताया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।